स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। आज हम आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं के विषय में पढ़ेंगे। ज्यामिति का अर्थ है ज्या अर्थात पृथ्वी और मिति का अर्थ है मापन। प्राचीन काल में ज्यामिति का उपयोग आमतौर पर इमारतों के निर्माण, किसी आकृति के निर्माण या भूमि के मापन के लिए किया जाता था, इसीलिए इसका नामकरण संभवतः ज्यामिति रखा गया है। ज्यामिति के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की आकृतियों का अध्ययन करते हैं। आइए हम देखते हैं ज्यामिति में कौन कौन सी आकृतियों का हम अध्ययन करते हैं। नंबर 1 है, यहाँ पर मैंने आकृतियों की परिभाषाओं को पहले से लिख लिया है ताकि समय अधिक ना लगे। तो पहली आकृति हमारी है बिंदु। तो बिंदु की परिभाषा क्या होती है? हम जानते हैं कि जब कागज़ में हम पेन की नोक को गड़ाते हैं तो कागज़ पर एक आकृति बनती है। आमतौर पर हम इसको बिंदु कहते हैं। इसी प्रकार की नोक, पेंसिल की नोक, ये सभी बिंदुओं के उदाहरण हैं। यद्यपि इनको वास्तविक रूप से हम बिंदु नहीं कह सकते, क्योंकि बिंदु की परिभाषा होती है बिंदु एक विमाहीन आकृति है, अर्थात इसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई नहीं होती है। बिंदु एक स्थिति को निर्धारित करता है। तो क्योंकि जब हम पेन से कागज़ पर एक चिन्ह बनाते हैं तो इसकी कुछ ना कुछ लंबाई, चौड़ाई या मोटाई अवश्य होती है, परंतु साधारण बोलचाल के लिए या साधारण उपयोग के लिए हम इसको बिंदु मान सकते हैं। अगली आकृति हमारी है रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है? यह दो बिंदुओं को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता होता है। इसके दो अंत बिंदु होते हैं तथा इसकी लंबाई निश्चित होती है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। मान लिया हमारे पास दो बिंदु हैं A और B। इनको हम जोड़ने के लिए किन किन रास्तों का उपयोग कर सकते हैं? एक ये रास्ता हो सकता है, ये रास्ता भी हो सकता है, और एक ये रास्ता हो सकता है बिल्कुल सीधा। तो इनमें सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा? ये वाला रास्ता सबसे छोटा होगा। तो हम कहेंगे यह रेखाखंड AB है। इसी प्रकार दो बिंदु और ले लेते हैं। सपोज हमारे पास दो बिंदु हैं P तथा Q। इन बिंदुओं को अगर हम सीधी बिंदु द्वारा इनको अगर जोड़ते हैं तो हमें ये रेखाखंड प्राप्त होता है। इसको हम लिखते हैं रेखाखंड PQ, या PQ के ऊपर एक इस तरीके से रेखाखंड का चिन्ह बनाते हैं तो इसको हम पढ़ते हैं रेखाखंड PQ, और ये हमारा है रेखाखंड AB। ध्यान रहे, रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, अर्थात हम किसी निश्चित लंबाई का रेखाखंड खींच सकते हैं, जैसे 5 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर। रेखाखंडों के उदाहरण हो सकते हैं जैसे किसी बॉक्स का किनारा, मेज का किनारे की लंबाई, इसी प्रकार से किसी दीवार के किनारे की लंबाई। ये सभी रेखाखंडों के उदाहरण हैं। अगली आकृति हमारी है रेखा। रेखा क्या होता है? जब हम किसी रेखाखंड को, कोई रेखाखंड है हमारे पास, मान लिया AB कोई रेखाखंड है, यदि हम A के बाईं ओर इसको अपरिमित रूप से बढ़ा देते हैं और B के दाईं ओर भी इसको अगर अपरिमित रूप से हम बढ़ा देते हैं, इसकी अपरिमित रूप से बढ़ाया जाना है, यानी कि इसका कहीं पर अंत नहीं है, न दाईं ओर न बाईं ओर, तो हम कहेंगे यह एक रेखा है। अर्थात रेखाखंड को दोनों ओर बिना किसी अंत के अनंत तक बढ़ाने पर हमें रेखा प्राप्त होती है। इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है और इसकी लंबाई अपरिमित या अनिश्चित होती है, अर्थात हम किसी निश्चित लंबाई की रेखा नहीं खींच सकते हैं। तो रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है परंतु रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती है। रेखा को निरूपित करने के लिए इसके बाएं और दाएं कोनों पर, दोनों पर एरो के निशान होते हैं, और इसको हम पढ़ेंगे रेखा AB, और इसके ऊपर इस तरीके से हम रेखा का चिन्ह बनाते हैं। अगली आकृति है किरण। यह रेखा का एक भाग होती है। यह एक बिंदु से प्रारंभ होती है और एक दिशा में अनंत तक जाती है। इसकी लंबाई भी अनिश्चित होती है। किरणों के उदाहरण हम जानते हैं, जैसे प्रकाश की किरण। किसी टॉर्च से जब कोई प्रकाश निकलता है तो उसकी किरणें होती हैं। सपोज हमारे पास कोई टॉर्च है और इस तरह से इसकी हम किरणें निकलती हैं, तो इनको हम किरणें कहते हैं। ये एक बिंदु से स्टार्ट होती हैं और आगे तक बिना किसी लंबाई के आगे बढ़ती जाती हैं ये। तो इसको अगर हम बनाएंगे तो इस तरीके से बनती है। इसका एक प्रारंभिक बिंदु होता है और दूसरी ओर ये अनंत तक चली जाती है। यहाँ पर अगर एक और बिंदु हम ले लेते हैं, इस पर कोई दो बिंदुओं द्वारा निरूपित करेंगे तो हम इसको पढ़ेंगे किरण AB, और इसको हम इस ऐसे निरूपित करते हैं। AB के ऊपर एक किरण का चिन्ह बनाते हैं तो इसको हम किरण AB पढ़ते हैं। इसके एक सिरे पर एरो का चिन्ह बना होता है और इसकी लंबाई भी हम नहीं नाप सकते हैं, अनिश्चित लंबाई होती है। अगला पॉइंट है हमारा संरेख बिंदु। संरेख बिंदु क्या होते हैं? जैसे इसके नाम से प्रकट है, ये रेखा पर संग संग रहते हैं, अर्थात जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सरल रेखा पर स्थित हों तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं।
इसकी हम आकृति बना लेते हैं। सपोज ये रेखा या रेखाखंड कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास कुछ बिंदु हैं A, B, C, D। तो ये चारों बिंदु A, B, C, D इस एक रेखा या रेखाखंड पर स्थित हैं, तो ये संरेख बिंदु कहलाते हैं। अगला टॉपिक है प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी जैसे इनके नाम से प्रकट हो रहा है, ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं अर्थात काटती हैं। तो जब दो रेखाएं एक बिंदु से होकर गुजरती हैं या एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं तो वे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं, अर्थात इनका एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है। तो आइए इनको हम बनाते हैं। एक रेखा हमारी ये है और दूसरी रेखा ये है। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को इस बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो हम कहेंगे कि ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। इनके अगर हम नाम रख लें A, B और ये रेखा हमारी है CD, तो हम कहेंगे कि AB और CD दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ध्यान दीजिए, इन दोनों प्रतिच्छेदी रेखाओं का जो उभयनिष्ठ बिंदु है वह बिंदु O है। अगला टॉपिक है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? जैसा इसके नाम से प्रकट हो रहा है, समान अंतर वाली रेखाएं, अर्थात वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, अर्थात उनके बीच की दूरी सदैव समान रहती है, उनके बीच का अंतर सदैव समान रहता है, तो वे समांतर रेखाएं कहलाती हैं। समांतर रेखाओं के उदाहरण हमारे जीवन में होते हैं, जैसे हमारे स्केल के दोनों किनारे, जैसे स्केल है, इसका ये किनारा, इधर वाला किनारा और इधर वाला किनारा, ये दोनों समांतर हैं। इसी प्रकार हमारी जो नोटबुक है, इसके दोनों किनारे भी हमारे समांतर होते हैं। मेज के दोनों आमने सामने वाले किनारे समांतर होते हैं। रेल की पटरियां, उनके बीच की दूरी भी सदैव समान होती है, तो हम कह सकते हैं वे समांतर का उदाहरण है। समांतर रेखाओं को हम कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हमने दो रेखाएं बनाई हैं, ये रेखा AB है और एक रेखा CD है। तो हम देखते हैं दोनों रेखाओं के बीच की दूरी यहाँ पर भी और यहाँ पर भी एक समान है, अर्थात इनके बीच का अंतर समान है। इनको कितना भी हम आगे बढ़ाएं, ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी। तो इस प्रकार की रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। इन दोनों, यहाँ पर AB समांतर है CD के, तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे AB समांतर CD। समांतर का जो चिन्ह होता है दो खड़ी रेखाओं द्वारा निरूपित करते हैं इसको हम। अगला टॉपिक है संगामी रेखाएं। जैसा इसके नाम से प्रकट हो रहा है, संगामी यानी एक साथ 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 जाने वाली। तो यदि 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक बिंदु से होकर गुजरती हैं तो वे संगामी रेखाएं कहलाती हैं। इसको अगर हम चित्र द्वारा निरूपित करेंगे, एक रेखा हमारी ये है, एक ये है, एक और है। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये तीनों रेखाएं हमारी एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं। इनका एक यह उभयनिष्ठ बिंदु है, माना यह बिंदु P है। तो चूंकि ये तीनों रेखाएं एक ही बिंदु P से होकर गुजरती हैं तो ये तीनों रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाएंगी। एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं जा सकती हैं या गुजरती हैं, तो हम देखते हैं कितनी भी रेखाएं हम एक बिंदु से होकर खींच सकते हैं, अर्थात एक बिंदु से होकर अपरिमित रेखाएं गुजरती हैं। अगला टॉपिक है लंब रेखाएं। यद्यपि अभी हमने कोणों के बारे में नहीं पढ़ा है, फिर भी हम पहले से थोड़ा बहुत कोणों के बारे में जानते हैं, तो पहले इसको पढ़ लेंगे। इसके बाद हम अगले वीडियो में कोणों के बारे में ही पढ़ेंगे, तब हम कुछ और इसको डिस्कस कर लेंगे दोबारा। तो लंब रेखाएं क्या होती हैं? ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को 90 अंश के कोण अर्थात समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो वे लंब रेखाएं कहलाती हैं। लंब रेखाओं के उदाहरण हमारे जीवन में होते हैं, जैसे मेज के दो पास पास वाले किनारे, या किसी कमरे के फर्श और दीवार के बीच किनारे, या हमारी पुस्तक के दो पास पास वाले किनारे परस्पर लंब होते हैं। इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे कागज में तो किस तरीके से इनको ड्रॉ करते हैं? अगर हमारी एक रेखा ये क्षैतिज रेखा है और इसके ऊपर एक सीधी रेखा खींची जाती है और इनके बीच में यदि 90 अंश का कोण है तो हम कहेंगे कि ये दोनों रेखाएं लंब रेखाएं हैं। यदि इस रेखा को AB द्वारा निरूपित करें और इस रेखा को CD द्वारा निरूपित करें तो हम कहेंगे AB लंब है CD पर, या AB लंब CD। ये उल्टा T जो होता है ये हमारा लंब का चिन्ह होता है। आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में कुछ और आकृतियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।